प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता हिंदी भर्ती परीक्षा के लिए कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक कक्षा 11 में हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक अंतरा से आज हम जनकवि नागार्जुन को पढ़ रहे हैं। पाठ्यक्रम में उनकी कविता शामिल है, बादल को घिरते देखा है। सर्वप्रथम नागार्जुन के परिचय से शुरू करते हैं। देखना शुरू करिए। नागार्जुन के जीवन काल को आप सर्वप्रथम देखिए। नागार्जुन का जीवन काल सन 1911 से 1998 ईस्वी है और पाठ परिचय में होगा तो आ जाएगा, नहीं तो आप लिख लीजिए कि वो हिंदी में यायावर कवि के रूप में प्रसिद्ध है। यायावर कवि, यायावर का अर्थ होता है बहुत घूमने वाला। नागार्जुन लगभग अपने पूरे जीवन यात्राओं पर ही रहे, इसलिए उनको यायावर कवि कहा जाता है। बाबा नागार्जुन भी उनको आदर से कहा जाता है। तो देखना शुरू करिए यायावर कवि नागार्जुन को। तरौनी गांव, जिला मधुबनी, बिहार के निवासी नागार्जुन का जन्म अपने ननिहाल सतलखा, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इसको लिखिए, याद रखिए, पूछा जाने जैसा प्रश्न है। वैद्यनाथ मिश्र उनका मूल नाम था। नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई। बाद में इस निमित्त वाराणसी और कोलकाता भी गए, अध्ययन के लिए वाराणसी और कोलकाता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। सन 1938 में वे स्वदेश वापस आए। देखिए, बौद्ध धर्म में वो दीक्षित हुए और बौद्ध प्रभाव से ही प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के नाम पर उन्होंने अपना नाम रखा। नागार्जुन प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक बुद्ध काल के, जिन्होंने शून्यवाद का प्रवर्तन किया, उनके नाम पर वैद्यनाथ मिश्र ने अपना नाम नागार्जुन रखा। 1938 में वे स्वदेश वापस आए। फक्कड़पन और घुमक्कड़ उनके जीवन की प्रमुख विशेषता रही। उन्होंने कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि उनको यायावर कवि कहा जाता है। बहुत घूमे हैं नागार्जुन, यायावर कवि, बहुत घूमने वाले व्यक्ति हैं नागार्जुन। तो यायावर कवि नागार्जुन हैं। देखिए, राजनीतिक कार्यकलापों के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। सन 1935 में उन्होंने दीपक मासिक तथा 1942-43 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। उनकी मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से रचना करते रहे। तो नागार्जुन मैथिली में जब रचना करते हैं तो उनका नाम होता है यात्री। हमारे लिए याद रखने जैसा है। जिन दो पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया है वो हमारे लिए याद रखने जैसा है। नागार्जुन के बारे में एक बात और कि नागार्जुन को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, आप लिख लीजिए, पत्रहीन नग्नगाछ। उस रचना का नाम है पत्रहीन नग्नगाछ। ये मैथिली में लिखी गई है। तो नागार्जुन को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो उनके हिंदी लेखन के लिए नहीं है। मैथिली भाषा की एक रचना जिसका नाम है पत्रहीन नग्नगाछ, उस पर नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैथिली में भी उन्होंने खूब रचनाएं की है और यात्री उपनाम से वो रचना करते रहे। देखिए, मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ करके उनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्रा से माना जाता है। तो चित्रा उनका जो काव्य संग्रह है वो मैथिली भाषा में है। नागार्जुन ने संस्कृत और बांग्ला में भी काव्य की रचना की है। तो बहुभाषाविद है नागार्जुन। लोक जीवन, प्रकृति और समकालीन राजनीति पर उन्होंने खूब कविताएं लिखी हैं। आप नागार्जुन को एक साइट में आपको बता रहा हूं, कविता कोश, वहां देखिए, कविता कोश पर नागार्जुन की अन्य कविताएं देखिए आप, ताकि आपको पता रहे कि नागार्जुन किस मूड के कवि हैं। राजनीतिक कविताएं भी नागार्जुन ने बहुत लिखी हैं। कविता कोश, इस पर नागार्जुन की कविताएं पढ़िए आप, तो आपको पता चलेगा
कि खूब सारी कविताएं उन्होंने लिखी। एक बात ये कि काव्य संग्रहों के नाम तो विद्यार्थी अक्सर याद करते, पाठ परिचय में भी होते हैं, लेकिन एक बात आप याद रखिए, जब मैं कवि परिचय पढ़ाऊंगा तब तो लिखाऊंगा ही, लेकिन कवि जो है उनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी आप याद करिए, प्रसिद्ध कविताएं भी याद करिए। हम क्या करते परीक्षा की तैयारी के दौरान, उनकी काव्य संग्रह तो खूब याद करते, पाठ परिचय में दिए हुए होते, कभी कभी उनकी प्रसिद्ध कविता पर भी प्रश्न बनता है, तो उनकी प्रसिद्ध कविताएं भी हमको याद करनी है। देखिए, विषय की विविधता और प्रस्तुति की सहजता नागार्जुन के रचना संसार को नया आयाम देती है। छायावादोत्तर काल में वे प्रसिद्ध कवि हैं जिनकी रचनाएं ग्रामीण चौपाल से लेकर विद्वानों की बैठक तक समान रूप से आदर पाती हैं। तो लोक जीवन से उनका बहुत जुड़ाव है, लोक जीवन में उनकी कविताएं गूंजी भी बहुत हैं। जटिल से जटिल विषय पर लिखी गई उनकी कविताएं उतनी ही सहज, संप्रेषणीय और प्रभावशाली होती हैं कि पाठकों के मानस लोक में तत्काल बस जाती हैं। नागार्जुन की कविता में धारदार व्यंग्य मिलता है। जनहित के लिए प्रतिबद्धता उनकी कविता की मुख्य विशेषता है। देखिए, नागार्जुन के बारे में एक बात और जो हमारे लिए जानने जैसी है कि वो प्रगतिवादी कवि हैं। आप प्रगतिवादी कहिए, जनवादी कहिए, प्रगतिशील कहिए, उस चेतना के कवि हैं नागार्जुन। तो ऐसे प्रश्न हम साहित्य इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि कौन कवि प्रगतिवादी है, प्रगतिशील है। प्रगतिवादी या प्रगतिशील होने का अर्थ है कि वो मार्क्सवाद से बहुत प्रभावित है। देखिए, नागार्जुन प्रगतिशील कवि हैं। नागार्जुन ने छंदबद्ध और छंदमुक्त दोनों प्रकार की कविताएं रची। उनकी काव्य भाषा में एक और संस्कृत काव्य परंपरा की प्रतिध्वनि है, दूसरी ओर बोलचाल की भाषा की रवानी और जीवंतता भी। देखिए, नागार्जुन और निराला एक मायने में एक जैसे हैं कि वो चाहें तो संस्कृत निष्ठ हिंदी में कविता लिख सकते। जैसे नागार्जुन की आज जो हम कविता पढ़ेंगे उसकी भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है, और वो चाहें तो ऐसी भाषा लिख सकते हैं जिसमें प्राय सभी शब्द तद्भव हों, बोलचाल की भाषा के शब्द हों। ये विशेषता नागार्जुन की भी है, ये विशेषता निराला जी की भी है। अभिव्यक्ति के अनेक रूप इन दोनों बड़े कवियों में मौजूद हैं। देखिए, पत्रहीन नग्नगाछ मैथिली कविता संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार का भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश का मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, उन्हें दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी प्राप्त हुआ है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां युगधारा, प्यासी पथराई आंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, रत्नगर्भा, ऐसे भी क्या, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, और भस्मांकुर। अब एक बात लिखने जैसी है आपके लिए कि जो भस्मांकुर है खंड काव्य है, इसको मेंशन करिएगा क्योंकि परीक्षा में इस पर सवाल पूछा जाता है कि भस्मांकुर किस प्रकार की रचना है। नागार्जुन जी का भस्मांकुर जो है वो एक खंड काव्य है। एक और काव्य संग्रह जिसका नाम हमारे कवि परिचय में नहीं लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं, उसको याद रखिएगा। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, जयप्रकाश नारायण जी की समग्र क्रांति में वो शामिल रहे। उसके बाद कविता भी उन्होंने लिखी। काव्य संग्रह खिचड़ी विप्लव देखा हमने। नागार्जुन जी का एक काव्य संग्रह है। देखिए, उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। बलचनमा उनका एक उपन्यास है, रतिनाथ की चाची उनका एक उपन्यास है, कुंभीपाक उनका एक उपन्यास है, उग्रतारा उनका एक उपन्यास है, जमनिया का बाबा उनका एक उपन्यास है, वरुण के बेटे उनका एक उपन्यास है। जैसे उपन्यास भी विशेष महत्व के हैं, उनकी समस्त रचनाएं
नागार्जुन रचनावली 7 खंड में संकलित है। तो नागार्जुन रचनावली जो है 7 खंड में, उसमें ये नागार्जुन जी की रचनाएं शामिल है। कविता देखिए, यहां उनकी कविता बादल को घिरते देखा है, बहुत प्रसिद्ध कविता है नागार्जुन जी की, बादल को घिरते देखा है। कविता संकलित की गई है। इस कविता में उन्होंने बादल के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया है, जिसमें हिमालय की बर्फीली घाटियों, झीलों, झरनों, देवदार के जंगलों के साथ साथ किन्नर किन्नरियों, किन्नर और किन्नरी हिमालय में रहने वाली जाति विशेष के लिए संभवतः उन्होंने प्रयोग किया है। भाव और भाषा की दृष्टि से कविता कालिदास और निराला की परंपरा से जुड़ती है। देखिए, मैं आपको पहले कह रहा था कि कुछ प्रसिद्ध कविताओं के बारे में हम जानते, आप लोग लिख लीजिए। उनकी कविता का नाम है कालिदास। पढ़ने जैसी कविता है। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। तो संस्कृत के तो वो स्कॉलर है, संस्कृत के वो बहुत जानकार आदमी है नागार्जुन। तो कालिदास उनकी एक कविता है। प्रेत का बयान उनकी एक कविता है। गुलाबी चूड़ियां उनकी एक कविता है। ये सभी प्रसिद्ध कविताओं के नाम मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप लोग याद रखिएगा। कालिदास उनकी एक कविता है, प्रेत का बयान उनकी एक कविता है, गुलाबी चूड़ियां उनकी एक कविता है, अकाल और उसके बाद 8 ही पंक्तियों की छोटी कविता है, अकाल और उसके बाद। ये उनकी एक प्रसिद्ध कविता है। हरिजन गाथा नागार्जुन जी की एक लंबी कविता है। तो केवल काव्य संग्रह नहीं, जो प्रमुख कविताएं हैं उनकी, साहित्य में जो बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं कवियों की, उनको भी हमें जानना होता है। तो ये जो कविताएं हैं इनको आप नोट करिए। साहित्य इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो और अधिक इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एक तो मैं पहले बता चुका हूं आपको कि ये जो कविता है बादल को घिरते देखा है, उसकी भाषा है संस्कृत निष्ठ। संस्कृत निष्ठ भाषा होने का मतलब है संस्कृत के शब्दों का उसमें प्रयोग है, तत्सम शब्दावली है, ऐसा लिखते हैं। पेपर सेटर अगर शब्द बदल दे तो तत्सम शब्दावली से युक्त है नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है। और बादल को घिरते देखा है, आपको इससे पता चलेगा कि प्रकृति सौंदर्य की कविता है। देखना शुरू करिए। पहले छंद को पढ़ रहा हूं मैं, फिर हम उसको अर्थ करते हैं कि अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। निराला कह रहे हैं मैंने बादल को घिरते देखा है। कहां? अमल का अर्थ होता है स्वच्छ, जिसमें मल नहीं है, मैल नहीं है, तो अमल यानी स्वच्छ। और धवलगिरी का अर्थ है हिमालय। अमल धवलगिरी के शिखरों पर, स्वच्छ हिमालय के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। मैंने स्वच्छ हिमालय के शिखरों पर बादल को घिरते हुए देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे और छोटे छोटे मोती के समान उसके शीतल तुहिन कणों को, तुहिन कण का अर्थ है ओस की बूंदे, ओस की बूंदे। तुहिन का अर्थ बर्फ भी होता है, ओस जम जाती है तो बर्फ जैसी बूंदे। तो अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, स्वच्छ हिमालय के शिखरों पर मैंने बादल को घिरते देखा है, और छोटे छोटे मोती जैसे, छोटे छोटे मोती के समान उसके शीतल तुहिन कणों को, उसकी ओस की बूंदों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। मानसरोवर तो आप जानते हैं हिमालय में एक झील है। मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। स्वर्णिम का अर्थ है सुनहरे। मानसरोवर के उन सुनहरे कमलों पर गिरते देखा है। तो बादल से जो उसकी बूंदें गिर रही हैं, छोटे छोटे बर्फ की जो टुकड़े गिर रहे हैं, उनको मानसरोवर के सुनहरे कमलों पर गिरते हुए मैंने देखा है, ऐसा नागार्जुन कह रहे हैं। बादल को घिरते देखा है, ऐसे हिमालय पर बादल को इकट्ठे होते हुए देखा है। देखिए,
तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। प्रकृति चित्रण की कविता हिमालय और बादल। तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग का अर्थ है ऊंचे, उच्च। तुंग हिमालय के कंधों पर, ऊंचे हिमालय के कंधों पर, या आप कह सकते हैं ऊंचे हिमालय पर। तो अब देखिए, ऊंचे हिमालय के कंधों पर तो ये मानवीकरण है। हम जानते हैं कि हिमालय के कोई कंधा नहीं है। जड़ वस्तु पर चेतन क्रिया का आरोप तो अलंकार होता है, मानवीकरण। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, बहुत सारी छोटी बड़ी झीलें हैं, और उनके श्यामल नील सलिल में, श्यामल नील सलिल, सांवला और नीला जल, उनके श्यामल नील सलिल में, उनके सांवले और नीले जल में समतल देशों से आ आकर, मैदान से आकर, समतल देश का अर्थ है मैदान। तो हिमालय के कंधों पर जो छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उसके पानी में, देखिए पंक्तियां जुड़कर अर्थ बना रही हैं, उसके पानी में समतल देशों से आने वाले पावस की उमस से आकुल, जो गर्मियों की वर्षा की, सॉरी, पावस का अर्थ है वर्षा, वर्षा की उमस से आकुल, आकुल का अर्थ है बेचैन। लिख लीजिए आप, साथ साथ अर्थ लिखते जाइए। समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल, यानी पावस की उमस से जो बेचैन हो चुके हैं। पावस का अर्थ है वर्षा, वर्षा की उमस से जो बेचैन हो चुके हैं। तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, तिक्त मधुर का अर्थ है कड़वे और मीठे। तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, विस्तंतु का अर्थ है कमल नाल, कमल की नाल के भीतर तंतु, ऐसा लिखिए, कमल नाल के भीतर तंतु। कमल की जो नाल है उसके भीतर खाने की चीज जिसको हंस खाते हैं। तो पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, हंसों को तैरते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऐसे मैंने बादल को घिरते देखा है। तो पूरे संदर्भ को समझिए आप लोग कि ऊंचा जो हिमालय है उस पर कई झीलें हैं, उनका जो नीला जल है उसमें हंसों को तिरते देखा है। और कैसी स्थिति में, समतल देशों से आ आकर वो हंस समतल देशों से आए हैं, वर्षा की गर्मी से बेचैन हैं और कमलनाल के भीतर विषतंतु खोजते हैं। ऐसे हंसों को घिरते हुए, तिरते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो देखिए, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, ऊंचे हिमालय के कंधों पर कई छोटी बड़ी झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में, उनके सांवले नीले पानी में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। ये चार पंक्तियां मिलकर एक अर्थ बनाती है। वो जो समतल देशों से आते हैं, वो जो वर्षा की उमस से आकुल हैं, वो जो कड़वे और मीठे विषतंतु खोजते हैं, ऐसे हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऐसे मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। चार पंक्तियां मिलकर एक अर्थ बना रही है कि हंस है, कैसे, ऐसे। देखिए, और ये जो तीसरा बंद है वो एक पक्षियों के बारे में है जिनको कहते हैं चकवा चकवी। संस्कृत में नाम है चक्रवाक, चकवा। मिथक के हिसाब से रात में इनको दिखता नहीं, रात में दिखता नहीं, तो पक्षियों का ये जोड़ा अलग अलग हो जाता है। कहानियों के हिसाब से कभी समय है कि इनको रात को दिखता नहीं, चकवा और चकवी को, तो बिछड़ जाते हैं, बिछड़ जाता है जोड़ा, तो पूरी रात बोलते रहता है। नागार्जुन जिसका चित्रण कर रहे वो रात नहीं है, सुबह है। तो सुबह चकवा और चकवी वापस मिले हैं, कैसे वातावरण में, इसको देखिए। चकवा और चकवियों के बारे में है ये, तो देखिए। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी, निशा काल से चिर अभिशापित, बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे
शेवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो देखिए, चकवा और चकवी जब सुबह मिलते हैं तो पर कैसा वातावरण होता है। चकवा और चकवी मिल रहे हैं, कैसी स्थिति थी। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, ये वसंत ऋतु की सुबह थी। और मंद मंद था अनिल बह रहा। मंद मंद का अर्थ है धीमे धीमे। अनिल बह रहा, अनिल का अर्थ है हवा। मंद मंद था अनिल बह रहा, धीमे धीमे हवा बह रही थी। और बालारुण की मृदु किरणें थी। बालारुण का अर्थ है बाल सूर्य, ऐसा सूर्य जो अभी उगाई है। बालारुण का अर्थ है बाल सूर्य। बाल सूर्य माने ऐसा सूर्य जो अभी उगाई है। मृदु किरणें थी, यानी उसकी किरणें कोमल थी, अभी तपने वाली किरणें नहीं है, कोमल किरणें। तो ऋतु वसंत का सुप्रभात था। मंद मंद था अनिल बह रहा, धीमे धीमे हवा बह रही है। बालारुण की मृदु किरणें थी, बाल सूर्य की मृदु किरणें थी, उसकी किरणें अभी कोमल है, तपने वाली किरणें नहीं है। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, और अगल बगल आसपास स्वर्णिम शिखर थे। स्वर्णिम शिखर हिमालय के ऐसे शिखर, ऐसा पूछा जा सकता है स्वर्णिम शिखर का क्या आशय है। तो अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, आसपास स्वर्णिम शिखर थे। स्वर्णिम शिखर किसके हैं भाई? हिमालय के हैं। और कैसे उन पर सूर्य की रोशनी गिर रही है, उन पर सूर्य की किरणें गिर रही हैं। सूर्य की किरणें चूंकि उन पर गिर रही हैं, इसलिए वो सुनहरी दिखाई देती है। तो बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, आसपास हिमालय के सुनहरे शिखर थे। और अब ये चकवा चकवी के बारे में है। एक दूसरे से विरहित हो, एक दूसरे से अलग होकर, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी, वो चकवा और चकवी पक्षी जो एक दूसरे से अलग अलग होकर सारी रात बितानी होती, वो सदैव सारी रात अलग अलग रहते हैं। और निशा काल से चिर अभिशापित, निशा काल का अर्थ है रात्रि से, निशा काल का अर्थ है रात्रि या रात। निशा काल से चिर अभिशापित, चिर अभिशापित का अर्थ है लंबे समय से पीड़ित। रात्रि से वो लंबे समय से पीड़ित हैं। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। वो चकवा और चकवी रोना बंद करते। मैंने आपको बताया जब वो बिछड़ जाते हैं तो पुकारते रहते, एक नदी के इस किनारे पर, एक नदी के उस किनारे पर। ये कवियों की कहानियां हैं। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। वो चकवा और चकवी का रोना बंद होता है। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, फिर उनमें उस महान सरोवर यानी मानसरोवर, हिमालय में जो मानसरोवर है, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, तीरे का अर्थ है किनारे पर, शैवालों की हरी दरी पर। शैवाल जो हरी दरी के रूप में, आप राजस्थान में हम उसको कहते हैं काई, शैवाल। शैवालों की हरी दरी पर, शैवालों की जो हरी दरी, इतने शैवाल हैं हरी दरी जैसे दिखाई देते हैं मानसरोवर के किनारे पर। और प्रणय कलह छिड़ते देखा है। प्रणय कलह का अर्थ है प्रेम की तकरार, प्रणय कलह का अर्थ है प्रेम की लड़ाई। प्रणय कलह छिड़ते देखा है, उनमें आपस में प्रेम की लड़ाई होते देखी है। बादल को घिरते देखा है, ऐसे मैंने बादल को घिरते देखा है। तो दृश्य क्या है? तीसरे छंद में चकवा और चकवी बिछड़ते हैं, जब वो मिलते हैं तो कैसा दृश्य है, ये तीसरा छंद है। देखना शुरू करिए, दोबारा देख लीजिए एक बार। ऋतु वसंत का सुप्रभात था। चकवा और चकवी जब मिले तो ये वसंत ऋतु की सुबह थी। मंद मंद था अनिल बह रहा, धीमे धीमे हवा बह रही है। बालारुण की मृदु किरणें थी, बाल सूर्य की कोमल किरणें थी। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, आसपास हिमालय के सुनहरे शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, ये चकवा और चकवी पक्षियों के बारे में है। वो एक दूसरे से अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती है। निशा काल से चिर अभिशापित, रात्रि से लंबे समय से पीड़ित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। वो बेबस चकवा चकवी का रोना बंद हुआ क्योंकि सुबह हो गई है
और फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलश छिड़ते देखा है। फिर उस मान सरोवर के किनारे शैवालों की विशाल हरी दरी पर उनमें प्रेम की लड़ाई होते देखी है। बादल को घिरते देखा है, ऐसे बादल को घिरते देखा है। और अगला छंद देखिए, अगला छंद कस्तूरी मृग के बारे में है। मस्क डियर हम जिसको कहते हैं, कस्तूरी मृग, मिथकों के हिसाब से उसकी नाभि में कस्तूरी होती है। मिथकों के हिसाब से उसकी नाभि में कस्तूरी, उससे एक सुगंध आती है और हिरण पूरे जीवन वो कस्तूरी ही ढूंढते रहता है। तो देखिए, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में यानी दुर्गम बर्फीली घाटी में शत सहस्र यानी सैकड़ों हजारों, देखिए उच्चारण आप लोग जो सहस्त्र करते हैं कभी कभी गड़बड़ है। सहस्र, सहस्त्र का अर्थ है हजार। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर, दुर्गम बर्फीली घाटी में सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले, अपनी ही नाभि से उठने वाले, निज के ही यानी अपने ही उन्मादक परिमल, उन्मादक परिमल का अर्थ है नशीली सुगंध, नशीली सुगंध। परिमल का अर्थ होता है भाई सुगंध। दुर्गम बर्फानी घाटी में सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले, अपनी ही नाभि से उठने वाले, निज के ही उन्मादक परिमल, अपनी ही नशीली सुगंध। और प्रसंगवश प्रश्न पूछ रहा हूं, परिमल किस महाकवि का काव्य संग्रह है? परिमल काव्य संग्रह किस कवि की रचना है आपको बताना है। निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर, धावित होकर का अर्थ है भागकर, निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। तरल तरुण का अर्थ है युवा। कस्तूरी मृग को, कस्तूरी हिरण को अपने पर चिढ़ते देखा है, स्वयं पर ही चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, ऐसे मैंने हिमालय में बादल को घिरते देखा है। तो आप लोग समझ गए हैं। दोबारा देखिए कि दुर्गम जो बर्फीली घाटी है ऊंचाई पर, वहां एक कस्तूरी मृग जिसके भीतर से सुगंध आती है, सुगंध को पकड़ने के लिए दौड़ता है, सुगंध मिलती नहीं है तो क्या होता है, अपने पर चिढ़ते देखा है। वो कस्तूरी मृग स्वयं पर ही चिढ़ जाता है, ऐसे मैंने हिमालय में बादल को घिरते देखा है। देखिए अगला छंद देखिए, संस्कृत के बड़े जानकार हैं, संस्कृत में ही उनकी सारी पढ़ाई लिखाई हुई है। तो कालिदास की एक रचना है मेघदूत, संदेश काव्य है। मेघदूत की कहानी को जानिए अगले छंद को पढ़ने के लिए। तो यक्ष और पत्नी उसकी यक्षिणी, नाम नहीं है बस जाति विशेष है यक्ष, अलका नगरी में रहते हैं। अलका के राजा हैं कुबेर, जो हिंदू मिथकों के हिसाब से धन के देवता हैं। रुष्ट हो जाते हैं और यक्ष को अलकापुरी से बाहर निकाल देते हैं। कुबेर जब यक्ष को अलकापुरी से बाहर निकाल देते हैं तो यक्ष संदेश भेजता है बादलों के साथ, यक्ष बादलों के साथ संदेश भेजता है, इसलिए कविता मेघदूतम है। संस्कृत एक कविता मेघदूतम इसीलिए कही जाती है कि अलका से बाहर निकाले जाने पर यक्ष अपनी पत्नी को संदेश बादलों के साथ भेजता है, इसलिए इसे मेघदूतम कहा जाता है। देखिए एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है मेघदूतम की, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, इसका अर्थ है आषाढ़ मास का पहला दिन था। मानसून जब एकदम ठीक रहे तो उत्तर भारत में आषाढ़ में वर्षा होती है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, यह आषाढ़ का पहला दिन था। और अब प्रश्न है आप लोगों के लिए, जो विद्यार्थी हैं तैयारी कर रहे हैं, वो एक नाटक का मुझे नाम बताइए।
कि ये जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन एक नाटक है। एक तो आपको बताना है लेखक कौन है। कालिदास की पंक्ति आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, उससे प्रभावित है आषाढ़ का एक दिन। और विषय वस्तु क्या है, किस महान कवि के बारे में है ये नाटक, कि दोनों प्रश्न आपको बताने हैं, जानने हैं, पूरी डिटेल से जानिए। आषाढ़ का एक दिन, कौन लेखक है, कौन विषय वस्तु, क्या विषय वस्तु है। तो देखिए, ये जो तीसरा छंद है ये कालिदास के नाटक मेघदूत, कालिदास का नाटक नहीं, उसे खंड काव्य कहिए, कालिदास के खंड काव्य मेघदूत के बारे में है। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह वो धन का राजा कुबेर कहाँ चला गया, कहाँ गई उसकी वह अलका, अलका कुबेर के नगर का नाम है, अलकापुरी में रहते हैं। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, व्योम प्रवाही का अर्थ है आकाश में बहने वाला गंगा जल, कालिदास ने लिखा है आकाश में बहने वाला गंगा जल, की आकाश में बहती है गंगा, ऐसा कालिदास ने लिखा है। तो कहाँ गया धनपति कुबेर, वह वो धन का राजा कुबेर कहाँ चला गया, कहाँ गई उसकी वह अलका, और उसका अलकापुरी भी कहाँ चली गई। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, आकाश में जो कालिदास ने गंगा का बहना बताया उसका भी कोई ठिकाना नहीं। और ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, मैंने बहुत ढूंढा पर मेघदूत भी मुझे मिल नहीं सका। कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, क्या पता वो छाया में यानी बादल, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, वो यहीं हिमालय में कहीं बरसा होगा। जाने दो वह कवि कल्पित था, इस बात को जाने दो, वो कवि की कल्पना थी। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो मेघदूत की बात जाने दो, वो तो कवि की कल्पना थी। और नागार्जुन ने बादल को कैसे देखा है, मैंने तो भीषण जाड़ों में, भीषण जाड़ों में यानी सर्दियों में, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, नभचुंबी का अर्थ है आकाश को चूमने वाला, बहुत ऊंचा, आकाश को चूमने वाला। तो ऐसा भाव पूछा जा सकता है, आकाश को चूमने वाला, इसका क्या मतलब है, बहुत ऊंचा। तो मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, ऊंचे कैलाश पर्वत के शिखर पर, महामेघ को, महामेघ को का अर्थ है विशाल बादल को, विशाल बादल, झंझानील से, झंझानील का अर्थ है तूफान, झंझा का अर्थ होता है बहुत तेज हवा, अनिल का अर्थ भी हवा है, झंझानील का अर्थ समझिए आप तूफान। महामेघ को झंझानील से, महामेघ को झंझानील से का अर्थ है विशाल काय बादल को तूफान से गरज गरज भिड़ते देखा है, गरज गरज कर भिड़ते हुए देखा है। तो मेघदूत को आप जाने दो, मैंने तो भयंकर जाड़ों में कैलाश के शिखर पर महामेघ को झंझानील से, विशाल बादलों को तूफानों से गरज गरज भिड़ते देखा है, गरज गरज के भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, ऐसे बादल को घिरते देखा है। तो अगला देखिए, ये छंद आखिर में इसकी की मिलेगी आपको, पर किन्नर और किन्नरियों के बारे में। अच्छा, किन्नर और किन्नरियां मिथकीय जातियां हैं, सचमुच नहीं है। किन्नर और किन्नरियां संस्कृत काव्यों में उनका बहुत उल्लेख है, पुस्तकों में उनका बहुत उल्लेख है। तो वो कैसे रहते होंगे, ऐसे नागार्जुन ने लिखा है कि वो कैसे रहते होंगे, किस स्थिति में रह रहे हैं वो, इसको देखिए कि शत शत निर्झर निर्झरणी कल, शत शत, शत शत का अर्थ है सैकड़ों, निर्झर निर्झरणी कल, निर्झर का अर्थ है झरना, और निर्झरणी का अर्थ है छोटा झरना। कल का अर्थ है शोरगुल, हम कलरव कहते हैं ना पक्षियों के शोरगुल को। तो शत शत निर्झर निर्झरणी कल, सैकड़ों सैकड़ों झरनों की जहां आवाजें आ रही हैं, मुखरित देवदारू कानन में, मुखरित का अर्थ है गूंजना, मुखरित का अर्थ है गूंजना, देवदारू कानन में, देवदारू कानन में का अर्थ है देवदार के वन में, कानन का अर्थ है वन, और देवदार एक वृक्ष होता है पहाड़ों में भाई, देवताओं का काठ,
तो शत शत निर्झर निर्झर निकल, सैकड़ों सैकड़ों झरनों की जहां आवाज आ रही, मुखरित गूंज रही है। देवदारू कानन में, देवदार के वन में जो सैकड़ों झरनों की आवाज गूंज रही है, वहां दृश्य देखते चलिएगा आप। शोणित धवल भुर्ज पत्रों में, शोणित का अर्थ है लाल और धवल का अर्थ है सफेद। भोजपत्रों से, भोज एक पेड़ होता है, उसका जो पत्ता है वो पुस्तक लिखने भी काम आता है भाई। भोजपत्र, पुरानी जो संस्कृत पुस्तकें हैं, हमारे वेद इत्यादि या संस्कृत महाकाव्य भोजपत्रों पर लिखे गए, तब उनको कहते हैं भुर्जपत्र। तो शोणित धवल भोजपत्रों से, लाल और सफेद भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, बनाई हुई झोपड़ी के भीतर सैकड़ों सैकड़ों झरनों की आवाजें जिस देवदार में आ रही हैं, देवदार के वन में आ रही हैं, वहां लाल और सफेद भोजपत्रों से कुटिया बनाई गई है। रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। कुंतल का अर्थ होता है केश। वहां जो किन्नर और किन्नरी रह रहे हैं, उन्होंने रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से अपने बालों को सजा रखा है। इंद्रनील की माला डाले, उन्होंने इंद्रनील एक मणि का नाम है भाई, नीले रंग की मणि इंद्रनील। इंद्रनील की माला डाले, इंद्रनील नीले रंग की मणि की माला डाले हुए हैं गले में, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, शंख जैसे सुंदर गले में। उनके गले कैसे हैं? शंख सरीखे, शंख जैसे सुघड़ गले में। तो अलंकार है उपमा, एक चीज को दूसरी चीज के समान बताओ तो अलंकार होता है उपमा। शंख सरीखे सुघड़ गलों में, शंख जैसे सुंदर गलों में, कानों में कूले लटकाए, और कानों में उन्होंने कमल लटका रखे हैं। कानों में कूले लटकाए, कानों में उन्होंने कमल लटका रखे हैं। ऐसे किन्नर और किन्नरी शतदल लाल कमल वेणी में, शतदल, शतदल का अर्थ है कमल, ऐसा कमल जिसकी सैकड़ों पंखुड़ियां हों, ऐसा ऐसा लाल कमल जिसमें सैकड़ों पंखुड़ियां हों। शतदल लाल कमल वेणी में, सैकड़ों पंखुड़ियों वाला लाल कमल। वेणी में का अर्थ है चोटी में। शतदल लाल कमल वेणी में, सैकड़ों पंखुड़ियों वाला लाल कमल उनकी चोटी में है। और रजत रचित, रजत रचित का अर्थ है चांदी से बनी। मणि खचित कला में, मणि खचित का अर्थ है जिस पर मणियां जड़ी हुई हैं। मणि खचित का अर्थ लिख लेना, मणियां जड़ी हुई। कला में, शतदल लाल कमल वेणी में उन किन्नर और किन्नरियों ने सैकड़ों पंखुड़ियों वाला लाल कमल अपनी चोटी में लगा रखा है। और रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र, पीने के प्याले हैं उनके हाथ में। पान पात्र का अर्थ है पीने के प्याले। कैसे हैं वो पीने के प्याले? रजत रचित, चांदी से बने हुए, मणि खचित कला में जिस पर मणियां जड़ी हुई हैं, ऐसे कलात्मक पान पात्र। द्राक्षासव पूरित, द्राक्षासव का अर्थ है वैसे तो अंगूर का रस, इसका भाव शराब का निकलता है भाई। द्राक्षासव अंगूर का रस। पान पात्र द्राक्षासव पूरित, उनके पीने के प्याले अंगूर के रस से भरे हुए। पूरित का अर्थ है भरे हुए। रखे सामने अपने अपने, उन्होंने अपने अपने सामने ऐसे प्याले रख रखे हैं। कहाँ? लोहित चंदन की त्रिपदी पर, लाल चंदन की तिपाई पर। लाल चंदन की तिपाई, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, लाल चंदन की तिपाई पर ऐसे प्याले रख रखे हैं किन्नर किन्नरियों ने, जो चांदी के बने हुए हैं, मणियां जिसमें रची हुई हैं। ऐसे पीने के प्याले जिनमें शराब भरी हुई है, रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर, लाल चंदन की तिपाई पर। और नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे। और बैठे कहाँ हैं? नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छाला पर पलथी मारे, कस्तूरी हिरण की छाल पर। कस्तूरी हिरण की कोमल छाल पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, खुद कस्तूरी हिरण की कोमल छाल पर पलाथी मारे बैठे हैं। मदिरारूण आंखों वाले, शराब पीने से जिनकी आंखें लाल हुई हैं, शराब पीने से
लाल आंखें, मदिरारुण किन्नर किन्नरियों की ऐसी ऐसी मदिरारुण आंखों वाले उन्मद, उन्मद का अर्थ है नशे में, शराब पीने से जिनकी आंखें लाल हुई हैं और जो नशे में हैं, मदिरारुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है। शराब पीने से जिनकी आंखें लाल हुई हैं और जो नशे में हैं, उन किन्नर और किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को, उनकी मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बांसुरी पर फिरते देखा है, यानी वो बांसुरी बजा रहे थे। तो ये इतना लंबा दृश्य जो हमने देखा है, असल में किन के बारे में है? किन्नर और किन्नरियों के बारे में। वो कहाँ रहते हैं? सैकड़ों सैकड़ों झरने जहाँ हैं, देवदार का वन जहाँ है, वहाँ एक झोपड़ी है जो भोजपत्रों से बनी हुई है। उन्होंने हाथ में प्याले ले रखे हैं जो चांदी के प्याले हैं। उन प्यालों को रख रखा है लाल चंदन की तिपाई पर। ऐसी रागात्मक स्थिति में, ऐसी शराब की लाल आंखें लिए हुए उन किन्नर और किन्नरियों की उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बांसुरी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। तो ये नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता है, बादल को घिरते देखा है। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। आगे हम और काव्यखंड की बात करें।